हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड अपनी प्रिपरेशंस को बहुत ज़ोरदार तरीके से कंटिन्यू कर रहे होंगे। माई सेल्फ पीयूष पाहवा एंड आई एम हियर विद द सब्जेक्ट ऑफ एडवांस बैंक मैनेजमेंट। एडवांस बैंक मैनेजमेंट में अभी तक हम 5 चैप्टर्स को कंप्लीट कर चुके हैं। चैप्टर नंबर 1 था आपका इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स, सेकंड चैप्टर था आपका सैम्पलिंग टेक्निक्स, थर्ड चैप्टर था आपका मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्जन, स्क्यूनेस एंड कुर्तोसिस। फिर हमने पढ़ा चैप्टर नंबर 4 कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। उसके बाद हम टाइम सीरीज नाम के चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं। टुडे इन दिस सेशन वी विल स्टार्ट चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी। एंड टुडे इज द फर्स्ट लेक्चर ऑफ प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी को जो है हम शायद से 2 लेक्चर्स में कंप्लीट करेंगे और आज उसका पहला लेक्चर है। प्रोबेबिलिटी को समझने से पहले हमें कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स को पढ़ना होगा जिसको पढ़ने के बाद ही आप प्रोबेबिलिटी समझ सकते हैं। वो कॉन्सेप्ट्स आपके सिलेबस में डायरेक्टली तो इंक्लूड नहीं किए गए हैं, बट बिना उन कॉन्सेप्ट्स को समझे आप डायरेक्टली प्रोबेबिलिटी को नहीं समझ सकते। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। एंड सबसे पहले हमें ये समझना है कि फैक्टोरियल क्या होता है। तो देखिए, फैक्टोरियल इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स विच आर लेस देन और इक्वल टू अ गिवन पॉजिटिव इंटीजर। इसका मतलब क्या है कि फैक्टोरियल उन सभी पॉजिटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट है। फैक्टोरियल क्या है? उन सभी पॉजिटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट है जो कम है या इक्वल है उसी पॉजिटिव इंटीजर के। अब देखिए, इसे हम किस तरीके से डिनोट करते हैं हम वो समझते हैं। अगर हमें n का फैक्टोरियल निकालना है तो n का फैक्टोरियल कैसे निकलेगा? n के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क। और वो कैसे निकलेगा? n, क्योंकि हमें इक्वल वाला लेना है। और अब n से जितने सब सारे छोटे नंबर हैं उन सबको भी मल्टीप्लाई करना है। तो n से एक छोटा होगा n-1 मल्टीप्लाई बाय n-2 मल्टीप्लाई बाय, और ये कहाँ तक चलता जाएगा? इंटू 2 इंटू 1। अब ये जितने भी n से छोटे पॉजिटिव इंटीजर हैं उन सब का मल्टीप्लिकेशन आ गया यहाँ पर। एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं, अगर हमें 5 का फैक्टोरियल निकालना है, 5 का फैक्टोरियल कैसे निकलेगा? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ये हम कैसे कह सकते हैं? क्यों? क्योंकि फैक्टोरियल की डेफिनेशन ही यही है, प्रोडक्ट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स विच आर लेस देन और इक्वल टू दैट पॉजिटिव इंटीजर। तो इक्वल हो गया 5 5 के, और उससे सभी छोटे के छोटे। 5 से छोटे कितने हैं? 4 है, 3 है, 2 है और 1 है। अब इन सबको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा? 5 इंटू 4 कितना होता है? 20, 20 इंटू 3 कितना होता है? 60, 60 इंटू 2 कितना होता है? 120, और 120 इंटू 1 कितना होगा? 120। तो इस तरीके से हम किसे निकालते हैं? हमारे फैक्टोरियल को निकालते हैं। फैक्टोरियल के कुछ और भी एग्जांपल्स आप समझ सकते हैं। एन फैक्टोरियल, अगर हमें एन फैक्टोरियल को डिनोट करना है तो उसका एक और तरीका होता है। आप पहले ऐसे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं, उसके बाद आप ऐसे एन लिख देते हैं। इसका मतलब क्या है कि आप n को मल्टीप्लाई करेंगे n-1 से, उसे मल्टीप्लाई करेंगे n-2 से, और ये पूरी सीरीज आपकी कहाँ तक जाती जाएगी? लास्ट में इंटू 2 इंटू 1। इससे आप कैसे क्या कैलकुलेट करते हैं? n का फैक्टोरियल। अब हमें ये तो समझ आ गया कि फैक्टोरियल क्या होता है। उसके बाद हमें नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझना है चैप्टर के लिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस कॉन्सेप्ट का नाम है परमुटेशंस। जिस कॉन्सेप्ट का नाम क्या है? परमुटेशंस। I guess there is some issue in the voice. Let me check. All right. So हम ये समझ रहे थे कि फैक्टोरियल के बाद हमें नेक्स्ट टॉपिक कौन सा समझना है? वो है हमारा परमुटेशन। तो परमुटेशन क्या होता है? अ परमुटेशन इज द अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन विच ऑर्डर इज द प्रायोरिटी। इसका मतलब क्या है कि परमुटेशन अरेंजमेंट्स है। परमुटेशन क्या है? अरेंजमेंट है ऑब्जेक्ट्स का जिसमें हम ऑर्डर को प्रायोरिटी देते हैं, यानी ऑर्डर जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इस अरेंजमेंट का। द अरेंजमेंट मस्ट बी इन अ स्टिपुलेटेड ऑर्डर। ये जो आपकी लाइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑफ द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स टेकन ओनली सम और ऑल एट अ टाइम। इसका मतलब क्या है कि अरेंजमेंट जो है आपका वो एक पर्टिकुलर ऑर्डर में ही होना चाहिए। जितने भी हम नंबर्स को
चाह रहे हैं अरेंज करना, जितने भी हम ऑब्जेक्ट्स को चाह रहे हैं अरेंज करना। इसका मतलब क्या है? लेट सपोज हमारे पास 5 ऑब्जेक्ट हैं, ऑब्जेक्ट ए, ऑब्जेक्ट बी, ऑब्जेक्ट सी, ऑब्जेक्ट डी और ऑब्जेक्ट ई। इसमें से हमें 3 ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करके अरेंज करना है। इसमें से हमें क्या करना है? 3 ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करके अरेंज करना है। तो वो कितने मेथड्स में हो सकता है? सबसे पहला ए बी सी, दूसरा क्या हो सकता है? बी ए सी, तीसरा क्या हो सकता है? सी ए बी, फिर क्या हो सकता है आपका? ए सी बी, उसके बाद आपका क्या हो सकता है? बी सी ए, सी बी ए, और क्या हो सकता है आपका? बी सी डी, बी डी सी, सी डी बी, सी बी डी, उसके बाद डी बी सी, डी सी बी। इसी तरीके से आपके मल्टीपल राउंड्स आ सकते हैं। ये तो अभी हमने सिर्फ कुछ एग्जांपल्स लिए हैं, इसके और भी एग्जांपल्स बन सकते हैं। मैं एक बार आपको वो भी सारे करा ही देता हूँ। अभी तक हम कहाँ से कंसिडर कर चुके हैं? जस्ट अ सेकेंड। ओके, अब उसके बाद सी डी ई, सी ई डी, डी ई सी, डी सी ई, ई डी सी और ई सी डी। उसके बाद आपका क्या बन सकता है? ए सी ई, ए ई सी, ई सी ए, ई ए सी। इस तरीके से आपके और भी बहुत सारे पैटर्न्स बन सकते हैं जितने पॉसिबल हैं। तो इससे मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ? इससे हम ये समझना चाह रहे हैं कि अगर हमें कोई n नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स दिए हैं, अगर हमें कोई n नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स दिए हैं और उसमें से हमें r को अरेंज करना है एक बार में, तो वो हम कैसे करेंगे? वो हम करेंगे परमुटेशंस की हेल्प से। कैसे करेंगे? परमुटेशंस की हेल्प से। यहाँ पर मैंने आपका जो एग्जांपल है वो थोड़ा सा बड़ा ले लिया था। मैं इसे एक बार और सिंप्लीफाइड एग्जांपल करके आपको बता देता हूँ कि लेट सपोज हमारे पास 3 ऑब्जेक्ट्स हैं, ए बी सी। इन 3 में से हमें 2 को अरेंज करना है। तो वो हम कैसे करेंगे? वो हम करेंगे ए बी, बी ए, सी बी, बी सी, सी ए, ए सी। यही टोटल 6 मेथड्स होंगे। अब ये तो हमारे पास आ गया कि जब हमारे पास 3 टोटल थे, यानी n था 3, हमें हमारे पास 3 टोटल थे और उसमें से हमने सेलेक्ट कितने करने थे? 2, यानी r 2 थे। लेकिन अगर n जो हो बड़ा हो, जैसे हमारे प्रीवियस एग्जांपल में था n 5 है और r 3 है, तब हम कैसे करेंगे? तो इसके लिए हमारे पास होता है एक फॉर्मूला। वो फॉर्मूला क्या होता है? n पी आर, जिसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं p ब्रैकेट के अंदर n कॉमा r। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r का फैक्टोरियल। फॉर्मूला क्या है हमारे पास? n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r का फैक्टोरियल। अब देखिए, हमारे पास क्या था? n की वैल्यू यहाँ पर हमने कितनी ली थी? 3, और r की वैल्यू कितनी थी? 2। सॉरी, हाँ। तो ये कैसे निकलेगा आपका? 3 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 का फैक्टोरियल। तो वो आपका कितना आएगा? 3 का फैक्टोरियल कितना होगा? 3 इंटू 2 इंटू 1, और 3 माइनस 2 का फैक्टोरियल यानी 1 का फैक्टोरियल। 1 का फैक्टोरियल कितना होगा? 1 इंटू 1 तो 1 ही होता है। तो यानी ऊपर आपका कितना आएगा? ये 3 इंटू 2 इंटू 1, ये हो गया 6। तो और हमारे पास यहाँ पे टोटल अरेंजमेंट्स कितने बन रहे थे? ये भी 6 बन रहे थे। तो इससे आपका जो फॉर्मूला है वो सेटिस्फाई हो गया। अब हम जो एक पहला एग्जांपल ले रहे थे जिसमें हम n की वैल्यू 5 और r की वैल्यू हम कितनी ले रहे थे? 3। उसमें अगर हम देखें टोटल कितने अरेंजमेंट्स पॉसिबल होंगे, तो वहां पर आएगा आपका 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 माइनस 3 का फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल होगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 5 माइनस 3 का फैक्टोरियल कितना होगा? 2 का फैक्टोरियल। 5 माइनस 3 कितना होता है? 2, और उस पूरे का फैक्टोरियल यानी 2 इंटू 1। 2 से 2 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल। तो आपका आंसर कितना आएगा? 5 इंटू 4 वो कितना होता है? 20। 20 इंटू 3 वो कितना होता है? 60। तभी आप अगर याद करें तो वो जो सीरीज थी
वो बढ़ती ही जा रही थी आगे, वो ख़त्म ही नहीं हो रही थी जल्दी से। तो क्योंकि क्या रीज़न था उसके लिए हमारे पास? रीज़न ये था कि वहाँ पर हमारे टोटल 60 अरेंजमेंट्स पॉसिबल हैं। आई होप आपको ये समझ आया होगा कि परमुटेशन होता क्या है। मैं एक बार आपको परमुटेशन को फिर से समराइज़ कर देता हूँ। परमुटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स जिसमें ऑर्डर मैटर करता है। जिसमें क्या मैटर करता है? ऑर्डर। क्योंकि देखिए, सी बी हो या बी सी हो, यहाँ पे आइटम्स तो दोनों सेम है, लेकिन उनका ऑर्डर मैटर कर रहा है। एक बार सी पहले है और एक बार बी पहले है। तो परमुटेशन कैसा अरेंजमेंट है आपका? जहां पर ऑर्डर मैटर करता है। और यहां पर आपके टोटल आइटम्स को हम डिनोट करते हैं एन से, और जितने को अरेंज करना होता है उसे डिनोट करते हैं आर से। तो आपका फॉर्मूला क्या बन के आता है? एन पी आर, या फिर पी ब्रैकेट के अंदर एन कॉमा आर। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, हाँ यहाँ पे नहीं आ पा रहा है ये, एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल। वो हमने नेक्स्ट स्लाइड पे यहाँ पे अच्छे से लिखा हुआ है। तो आई होप आपको परमुटेशन समझ आया होगा। लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है आपका कॉम्बिनेशन। जो कि क्या है आपका? कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन क्या होता है? कॉम्बिनेशन इज द सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन विच ऑर्डर इज इररेलेवेंट। ये आपसे क्या कह रहा है कि जो कॉम्बिनेशन है आपका, वहां पे हमें सिर्फ सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करके अरेंज नहीं करना है। कॉम्बिनेशन क्या है? वो आपसे ये कहता है कि हमें ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करना है, उन्हें अरेंज नहीं करना। और अगर सिर्फ सिलेक्शन करना है तो वहां पर हमारा ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होगा। अब देखिए, इसका हम फिर से एक एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास तीन ऑब्जेक्ट्स हैं, ए, बी और सी। हमें तीन में से दो को सिलेक्ट करना है। दो को क्या करना है? सेलेक्ट करना है। तो वो आपका कैसे होगा? ए बी, या फिर सी बी, या फिर सी ए। अब देखिए, यहां पर हमें सिर्फ सेलेक्ट करना है, अरेंज करना ही नहीं। तो ए बी इज इक्वल्स टू बी ए होगा। आप ए को पहले सेलेक्ट करो या बी को सेलेक्ट करो, क्योंकि अरेंज हमें करना ही नहीं था। तो इसलिए ए बी इज इक्वल्स टू बी ए होगा, सी बी इज इक्वल्स टू बी सी होगा, और सी ए इज इक्वल्स टू ए सी होगा। तो हमें फर्क नहीं पड़ता कि आप पहले सी को सेलेक्ट कर रहे हैं या आप पहले बी को सेलेक्ट कर रहे हैं। सी और बी इज इक्वल्स टू बी और सी ही होगा। क्यों? क्योंकि हमें अरेंजमेंट करना ही नहीं। अब इसके लिए भी हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला क्या होता है? एन सी आर इज इक्वल्स टू सी ब्रैकेट में एन कॉमा आर, जहां पर सी डिफाइन करता है कॉम्बिनेशन को, एन डिफाइन करता है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, और आर डिफाइन करता है नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स टू बी सेलेक्टेड। अब हम इसे कैसे निकालेंगे? उसका फॉर्मूला होता है एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल। यहाँ पर हमारे पास टोटल कितने थे? थ्री, तो यानी थ्री का फैक्टोरियल। सेलेक्ट कितने करने थे? टू, यानी टू फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय थ्री माइनस टू कितना होता है? वन, यानी वन का फैक्टोरियल। तो थ्री फैक्टोरियल कितना होगा? थ्री इंटू टू इंटू वन। टू फैक्टोरियल कितना होगा? टू इंटू वन। और वन फैक्टोरियल कितना होगा? वन। तो टू से टू कैंसिल, वन की तो वैल्यू वन ही होती है। तो थ्री इंटू वन डिवाइडेड बाय वन, वो कितना होगा? थ्री। और तभी आप देखिए हमारे पास थ्री ही कॉम थ्री ही सिलेक्शंस पॉसिबल थे। तो अब मैं एक बार आपको इस पूरे का समराइज कर देता हूं। परमुटेशन का मतलब क्या होता है? परमुटेशंस का मतलब होता है सिलेक्शन एंड अरेंजमेंट। जब भी हमें सेलेक्ट करके अरेंज करना होगा, वहां पर हमारा क्या लगेगा? परमुटेशन। और कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है? सिलेक्शन। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। बेसिकली इसका जो आंसर है आपको वो कमेंट कमेंट सेक्शन में लिखना होगा। आपको बताना है, मैं दो केसेस दे रहा हूँ, आपको ये बताना है ये दो केसेस में परमुटेशन कौन सा है और कॉम्बिनेशन कौन सा है। तो इसका आपको जो आंसर है वो कमेंट सेक्शन में लिखना होगा। केस नंबर वन है हमारे पास कि वी हैव 20 स्टूडेंट्स in a class. We want to uh, get three students for the position of head boy
prefect and its sports in charge. ये आपका परमुटेशन है या कॉम्बिनेशन है, आपको ये लिखना है। एंड सेक और अगर परमुटेशन है तो कितने वेज में पॉसिबल है, अगर कॉम्बिनेशन है तो भी कितने वेज में पॉसिबल है। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका आंसर भी आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। एंड क्वेश्चन नंबर 2 का लिखना है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। वी हैव 50 people in a society. Out of these three, we want, sorry, out of these 50, we want 10 people as volunteers. यहाँ पे डेटा थोड़ा बड़ा हो गया, आपके लिए कैलकुलेट करना थोड़ा सा टफ हो जाएगा, तो इसे मैं इजी कर देता हूँ। ये 20 वाला ऊपर ठीक है, तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ 15, और यहाँ पे हम कर देते हैं 4 एज वॉलंटियर्स। तो आपको इन दोनों क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में लिखना है। क्या लिखना है कि ये पहला वाला केस परमुटेशन है या कॉम्बिनेशन है। परमुटेशन है तो कितने वेज पॉसिबल हैं, कॉम्बिनेशन है तो कितने वेज पॉसिबल हैं। सेम आपको करना है सेकंड क्वेश्चन के लिए। आई होप आपको परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन की प्रॉपर क्लैरिटी मिली होगी। नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, जो है आपका सेट। बिना सेट को समझे पूरा का पूरा प्रोबेबिलिटी कुछ समझ नहीं आ सकता, क्योंकि सेट ही ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आपके अलग अलग फॉर्मूलाज में यूज होता है, किसके, प्रोबेबिलिटी में। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। अ सेट इज डिफाइंड टू बी अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। इसका मतलब क्या है कि जो आपका सेट होता है ना, सेट का सिंपल सा मतलब ये है कि कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। ईच ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एन एलिमेंट ऑफ सेट। We usually denote sets by capital letters and their elements by small letter. सेट का सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। एक सेट है, लेट सपोज ए। ए के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, ए के अंदर है एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी ई। तो इसे हम किस तरीके से लिखेंगे, इसे हम लिख सभी के सभी एलिमेंट्स को हम लिखेंगे करली ब्रैकेट के अंदर। किसके अंदर, करली ब्रैकेट के अंदर। तो अगर हमें ये बताना है कि सेट ए में ये सारे एलिमेंट्स हैं, तो उसे हम कैसे लिखेंगे, ए इज इक्वल्स टू करली ब्रैकेट और उसके अंदर सभी एलिमेंट्स। इस तरीके से हम किसे डिनोट करते हैं, एक सेट को डिनोट करते हैं। अब ये जो एक लाइन लिखी है ना यहाँ पर, वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, इसका मतलब क्या है। लेट सपोज हमारे पास हाँ, अगर हमें ये बताना, पहले मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ। अगर हमें यहाँ पे ये बताना है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, उसे हम कैसे डिनोट करेंगे, एन ए। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, उसे हम कैसे डिनोट करेंगे, एन ए। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, उसे हम कैसे डिनोट करेंगे, एन ए। वो कितना है हमारे पास, 1 2 3 4 5। अब ये जो मैं आपको बता रहा था कि ये जो डिस्टिंक्ट है, इस वर्ड की बहुत इंपॉर्टेंस है। ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है कि लेट सपोज हमारे पास एक सेट है, सेट बी। उसके अंदर ऑब्जेक्ट्स हैं एम एन ओ पी एम क्यू एस। अभी हमने क्या पढ़ा था कि सेट जो है, सेट है हमारा एक कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। तो यहाँ पर हमारे पास डिस्टिंक्ट नंबर्स कितने हैं। तो अगर हमें ये समझना है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी वो कितने हैं, तो हमें ये देखना होगा कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स कितने हैं। 1 2 3 4। क्या एम एक डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है, एम तो ऑलरेडी हम कंसिडर कर चुके हैं। तो जो दोबारा एम आ रहा है वो डिस्टिंक्ट नहीं है, वो रेपिटेटिव एलिमेंट है, तो हम इसे काउंट नहीं करेंगे सेट में। उसके बाद क्यू को करेंगे 5, एस को करेंगे 6। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट भी कितने होंगे, 6 होंगे। आई होप आपको ये समझ आया होगा कि सेट होता क्या है, इसे इसे हम डिनोट कैसे करते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब एक चीज होती है हमारे पास कि कभी भी
दो सेट आ रहे हैं, उनका वेन डायग्राम कैसे बनता है, इसे हम थोड़ा सा आगे समझेंगे। फिलहाल आई होप आपको ये समझ आया होगा कि सेट कैसे निकलता है। सेट के बाद हमें नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है सबसेट। सेट के बाद हमें नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ना है, सबसेट। सबसेट की डेफिनेशन क्या है, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए is also an element of set B, we can say that A is a subset of B. इसे हम डिनोट कैसे करेंगे, A is a subset of B, इस तरीके से हम डिनोट करते हैं सबसेट को। अब इसका मतलब क्या है कि जो भी एक एलिमेंट है सेट A में, वही सेम एलिमेंट बैठा हुआ है सेट B में। इसका एक एग्जांपल है A इज इक्वल्स टू ABCD, और एक एलिमेंट है हमारा B, वो क्या है ABCDE। तो आप ये देखें कि जो भी एलिमेंट सेट ए में है वो सेट बी में भी है। ए है, बी है, सी वो भी है, और डी वो भी है। तो यानी ए जो है वो पूरा का पूरा बी के अंदर ऑलरेडी बैठा है। ए के जितने एलिमेंट्स हैं वो बी के भी एलिमेंट्स हैं। तो ऐसे केस में ए जो है वो सबसेट हो जाएगा बी में। अब आप लोगों का एक डाउट आ सकता है कि हम ये भी तो कह सकते हैं बी इज अ सबसेट ऑफ ए। वो हम नहीं कह सकते, क्यों? क्योंकि ई जो है वो बी के अंदर तो है लेकिन ए के अंदर नहीं है। और डेफिनेशन क्या कहती है कि अगर सभी के सभी एलिमेंट्स जो एक सेट के हैं वो दूसरे सेट में होंगे, तभी जो पहला है वो दूसरे का सबसेट बनेगा। लेकिन यहां पर ई तो है लेकिन ए में ई नहीं है, इसलिए बी इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए। एक और डाउट जो आता है वो जनरली ये आता है कि लेट सपोज हमारे पास जो बी के एलिमेंट्स हैं वो कुछ इस तरीके से हैं। चलिए इसका मैं एक नेक्स्ट एग्जांपल ही बना देता हूँ पूरा। एक है आपका सेट सी, उसके एलिमेंट्स हैं ABCD। अब यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर आपका ए में भी वही एलिमेंट्स हैं, सी में भी वही एलिमेंट्स हैं, एक्स्ट्रा कुछ है ही नहीं। तो ऐसे केस में हम इसे डिनोट करते हैं ए इज अ सबसेट एंड इक्वल्स टू सी। इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें ये पता चलता है कि जो ए है ना वो एक सबसेट भी है सेट सी का, और वो इक्वल सेट भी है किसका, सेट सी का। अब देखिए जो ये हमारा एक केस आया ना, सबसेट एंड इक्वल टू, इसे हम कहते हैं इम्प्रॉपर सबसेट। और जो आपका ये वाला केस है इसे हम कहते हैं प्रॉपर सबसेट। आई होप आपको सबसेट क्या होता है ये भी बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब मैं आपको इसका एक और टॉपिक समझाता हूं जिसे हम कहते हैं इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन समझने के लिए सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि अगर कोई भी दो सेट हैं तो उसको हम किस तरीके से समझ सकते हैं। देखिए एक तरीका होता है वेन डायग्राम। मैं इसके लिए पहले एक ब्लैंक स्लाइड ऐड कर देता हूँ आप लोगों के लिए, जस्ट अ सेकेंड। ओके, तो देखिए अगर हमें वेन डायग्राम से बताना है तो हम ऐसे बताते हैं कि लेट सपोज ये हमारा सेट ए, ये हमारा सेट डी। इसके अंदर एलिमेंट्स हैं हमारे पास A B C और D। इसके अंदर एलिमेंट्स हैं X Y, ये स्मॉल x होगा सॉरी, Z W। अब अगर हमें ये समझ बताना होगा कि जैसे हम अभी बात कर रहे थे कि सबसेट क्या होता है, अगर हमें ये बताना है कि A इज़ अ सबसेट ऑफ B, वो हम कैसे बताएंगे? उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम बनाते हैं पहले सेट ए को। सेट ए हमारा क्या होता है, सेट ए हमारा ABCD। अब यही सेम एलिमेंट्स सेट बी में थे, तो हम इसको बाहर एक और गोला बना देंगे, उस पर लिख देंगे हम सेट बी। सेट बी में एक और एलिमेंट था, वो एलिमेंट क्या था, ई। तो हम ए वाले गोले के बाहर एक एलिमेंट लिख देंगे ई। ये हमारा क्या बन गया, बी और ए। तो इसे हम एक और तरीके से समझ सकते हैं, जब वेन डायग्राम बनाते हुए एक सेट को निगल जाए दूसरा सेट, जब वेन डायग्राम बनाते हुए एक सेट को निगल जाए दूसरा सेट, तो बड़ा वाला सेट आपका सुपर सेट होता है। वो क्या होता है आपका, सुपर सेट होता है। और अंदर वाला सेट क्या होता है, सब सेट होता है। आई होप आपको अब और क्लैरिटी मिली होगी। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है हमारा इंटरसेक्शन। जो हमारा क्या है, इंटरसेक्शन। देखिए इंटरसेक्शन में आपको
बहुत क्लियरली मैं बताता हूँ। इंटरसेक्शन का सिंपल सा मतलब ये है कि दोनों में क्या क्या सेम है उसे उठा लो। दोनों में क्या क्या सेम है उसे उठा लो। द इंटरसेक्शन ऑफ सेट ए एंड सेट बी कंटेन्स दोज एलिमेंट्स विच आर इन ए एंड आर ऑल्सो इन बी। इसका सिंपल सा एक एग्जांपल है। सेट ए है हमारे पास, लेट सपोज ए बी सी और डी, और सेट बी है हमारे पास एक्स वाई जेड बी डी। अब देखिए, अगर हमें निकालना है ए इंटरसेक्शन बी, उसे हम किस तरीके से डिनोट करते हैं? ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन का साइन क्या होता है? ये वाला होता है। ए इंटरसेक्शन बी कैसे निकलेगा? जो कॉमन है सेट ए और सेट बी में, कॉमन क्या है? क्या ए इस पूरे सेट में है? नहीं है। क्या बी इस पूरे सेट में है? हाँ है। तो एक कॉमन एलिमेंट हो गया आपका बी। क्या सी इस पूरे सेट में है? नहीं है। क्या डी इस पूरे सेट में है? हाँ। तो डी भी कॉमन हो गया। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आ गया हमारा? ए इंटरसेक्शन बी आ गया हमारे पास बी कॉमा डी। अब अगर हमें इसे समझना है किसे वेन डायग्राम से, तो वो हम कैसे समझेंगे? वो हम समझेंगे ऐसे। एक हमारा हो गया सेट ए, जिसमें एलिमेंट्स हैं हमारे कितने? ए बी सी डी। और दूसरा सेट है हमारे पास सेट बी, जिसके अंदर कौन से एलिमेंट्स हैं? एक्स वाई जेड बी डी। तो देखिए, जब ये दोनों आपस में एक मिल रहे हैं, जो यहाँ पे ये वाला एरिया है ना, ये एरिया दोनों का है। मैं इसे दूसरे हाइलाइटर से इसे दिखाता हूँ। ये जो एरिया है, ये वाला एरिया, ये दोनों का एरिया है। अब इस वाले एरिया में क्या होगा? इस वाले एरिया में वो वाले एलिमेंट्स होंगे जो सेट ए के भी हैं, और वो वाले एलिमेंट्स भी होंगे जो सेट बी के हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि इंटरसेक्शन क्या होता है एंड इसे हम किस तरीके से समझते हैं। नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है आपका यूनियन। क्या है? यूनियन। यूनियन का मतलब होता है द यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी रिटन एज, इसे हम कैसे लिखते हैं? इसे हम लिखते हैं ए यूनियन बी। कैसे लिखते हैं? ए यूनियन बी। कंटेन ऑल दीज एलिमेंट्स विच आर इन आइदर ए और बी और बोथ। इसका मतलब क्या है? यूनियन ऑफ टू सेट में वो वाले एलिमेंट्स आएंगे जो ए में भी हैं, जो बी में भी हैं, और अलग अलग भी हैं। इसको एक हम एग्जांपल से समझते हैं। आपका पहला सेट है ए, जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं ए बी सी। आपका दूसरा सेट है बी, जिसके अंदर आपके एलिमेंट्स क्या हैं? ए एक्स वाई। अब हमें निकालना है ए यूनियन बी। वो कैसे निकालेंगे हम? ए कॉमा बी कॉमा एक्स कॉमा वाई। ये किस तरीके से आया? देखिए, ए जो है वो सेट ए में भी है, सेट बी में भी है, लेकिन जब हम नया सेट लिखते हैं तो एक एलिमेंट को हम एक ही बार लिखेंगे। इसीलिए ए आया आपका एक बार, उसके बाद बी यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, बी आ गया। सी यहाँ पे है, यहाँ नहीं है, सी यहाँ आ गया। डी सॉरी, एक्स यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ आ गया। वाई यहाँ पे है बट यहाँ नहीं है, तो इसलिए यहाँ एक बार आ गया। तो इससे हम क्या समझ सकते हैं? यहाँ पर सबसे पहले हम एक बार इंटरसेक्शन को भी समझ लेंगे रिवाइज करते हुए। तो देखिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए वो कितने थे? 3। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी वो कितने थे? वो थे आपके 3। ए इंटरसेक्शन बी क्या था आपका? ए इंटरसेक्शन बी था आपका सिर्फ ए। तो यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी कितने थे? वो थे आपके 1। तो अगर आपको ये निकालना हो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्ट ए यूनियन बी कितने होंगे? वो कितने हैं? 5 हैं। 1 2 3 4 5। वो कैसे निकलेगा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। वो कितना है? 3 + 3 - 1। वो भी 5 आ रहा है और यहाँ भी 5 आ रहा है। तो इससे आपका ये जो फॉर्मूला है वो भी जस्टिफाई हो गया, और इस पूरे फॉर्मूला की आपको अंडरस्टैंडिंग में मिल गई। आई होप आपको समझ आया होगा कि इंटरसेक्शन क्या है और यूनियन क्या है। एक बार मैं आपको इसे फिर से रिवाइज करा देता हूँ, एंड साथ साथ में मैं आपको इसका वेन डायग्राम भी बता दूंगा। ओके, तो इंटरसेक्शन क्या होता है? इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन का मतलब होता है एलिमेंट्स इन ए एंड बी।
वो वाले एलिमेंट्स जो ए में भी है और बी में भी हैं, यानी कॉमन एलिमेंट्स। यूनियन का मतलब क्या होता है? एलिमेंट्स इन ए और बी और बोथ। इसका मतलब क्या है? वो वाले एलिमेंट्स जो ए में है या बी में है या दोनों में ही है, वो किस में आएंगे? यूनियन में। अब हमें क्या करना है? यूनियन का हमें ये समझना था कि हम यूनियन का वेन डायग्राम कैसे बनाएंगे। वो बिल्कुल सिंपल बनता है, ए बी। यहाँ पर आपका कॉमन ए था और बी सी एक्स वाई। इस तरीके से आपका वेन डायग्राम बनता है किसका? ए यूनियन बी का। आई होप आपको समझ में आया होगा कि इंटरसेक्शन और यूनियन क्या होता है। एक हमने फॉर्मूला भी समझा। वो फॉर्मूला क्या था हमारा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। इस फॉर्मूला से एक और फॉर्मूला डेराइव होता है, वो ये है कि आप जो माइनस एन इंटरसेक्ट माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी को आप लेफ्ट हैंड साइड लेकर आए तो वो नेगेटिव से पॉजिटिव बन जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। और आप इसको राइट हैंड साइड लेके आएंगे तो ये राइट हैंड साइड आएगा तो माइनस का साइन बन जाएगा। वो क्या आएगा आपका? ए यूनियन बी। तो अगर आपको फॉर्मूला समझना हो किसका, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, वो क्या होगा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी। तो ये दो फॉर्मूला अभी तक हम पढ़ चुके हैं किसमें? इंटरसेक्शन और यूनियन में। पहले हमने कौन कौन से फॉर्मूला पढ़े? हमने फैक्टोरियल का फॉर्मूला पढ़ा, हमने परमुटेशन का फॉर्मूला पढ़ा और हमने कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला पढ़ा। आई होप आपने अभी तक जो भी सब पढ़ा है वो आपको सब समझ में आ रहा है। लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है आपका कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस अबाउट प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ पर नंबरिंग में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, ये आपका सेकंड है एंड ये थर्ड है। देखिए, सबसे पहली डेफिनेशन जो आपकी यूज होती है किस में? प्रोबेबिलिटी में। वो है रैंडम एक्सपेरिमेंट और ट्रायल। रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या होता है कि हम कोई भी एक काम को कर रहे हैं बिना जाने कि इसका आउटकम क्या होगा। हम कोई भी काम कर रहे हैं बिना जाने इसका आउटकम क्या होगा, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। देखिए, जब मैं आपको ये कह रहा हूँ ना बिना जाने इसका आउटकम क्या होगा, वहां पे हमें ये पता है कि इसका आउटकम निकलेगा, लेकिन हमें ये नहीं पता कि इसका आउटकम क्या निकलेगा। फॉर एग्जाम्पल, रोलिंग और डाई। रोलिंग और डाई, जब हम लूडो खेलते हैं तो हमारे पास एक डाई होता है जिसमें 1 to 6 तक नंबर होते हैं। ये एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है। कैसे? हम जब वो डाई को रोल कर रहे हैं तब हमें ये तो पता है ये एक आउटकम क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6 इनमें से कुछ एक आ सकता है, बट हमें ये नहीं पता कि आउटकम क्या आएगा। तो ये हमारा क्या होगा? इसे हम कहते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट और ट्रायल। अब हम समझते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है। एन ऑपरेशन और एक्सपेरिमेंट कंडक्टेड under identical conditions and which has a number of possible outcomes is called random experiment और trial। वही डेफिनेशन लिखी हुई है कि एक एक्सपेरिमेंट जब हम कंडक्ट करते हैं कुछ कंडीशंस के साथ जिसके नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स हैं, उसे हम क्या कहते हैं? उस ऑपरेशन को हम क्या कहते हैं? उस ऑपरेशन को हम कहते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट जो आपकी डेफिनेशन है वो है सैंपल स्पेस एंड सैंपल पॉइंट। सैंपल स्पेस का मतलब क्या होता है कि जब हम एक सेट बनाते हैं किसका? सभी के सभी पॉसिबल आउटकम्स का। जब हम एक सेट बनाते हैं सभी के सभी पॉसिबल आउटकम्स का, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं सैंपल स्पेस। और जो सभी के सभी एलिमेंट्स हैं हमारे सैंपल स्पेस के, उसे हम क्या कहते हैं? सैंपल पॉइंट्स। जैसे अभी मैंने आपको क्या एक एग्जांपल दिया था कि रोलिंग और डाई, ये क्या है आपका? ये है आपका एक वो ट्रायल है। अब जो इस रैंडम एक्सपेरिमेंट या फिर इस ट्रायल के जितने भी पॉसिबल आउटकम्स हैं उसका अगर हम सेट बनाएंगे उसे हम क्या कहेंगे? सैंपल स्पेस। तो सैंपल स्पेस को हम डिनोट करते हैं एस से। वो क्या आएगा? देखिए, जब हम एक डाई रो कर रहे हैं तो या तो हमारे पास 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा या 4 आएगा या 5 आएगा या फिर 6 आएगा। ये 6 आउटकम्स पॉसिबल हैं। यही चीज हमसे कहता है सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस क्या कहता है कि वो
द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस आपका वो सेट है जो सभी के सभी पॉसिबल आउटकम्स को कंसिडर करता है। द एलिमेंट्स ऑफ द सैंपल स्पेस, यानी जो ये सैंपल स्पेस के एलिमेंट्स हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं? सैंपल पॉइंट। सैंपल स्पेस को हम एस से डिनोट करते हैं, वो मैंने आपको ऑलरेडी लिख के दिखा दिया। आई होप आपको सैंपल स्पेस की भी डेफिनेशन समझ में आई होगी। अब हमें जो नेक्स्ट डेफिनेशन पढ़नी है वो पढ़नी है इवेंट की। किसकी डेफिनेशन पढ़नी है? इवेंट की। एनी सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस एस इज कॉल्ड एन इवेंट। सिंपल सा मतलब ये है कि एस का अगर कोई भी एक सबसेट है, एक्स एस का अगर कोई एक सबसेट है, वो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं इवेंट। इफ एस इज अ सैंपल स्पेस एंड ए इज अ सबसेट, तो हम इसे किस तरीके से डिनोट करेंगे? A is a subset of S, then A is called an event। इसका सिंपल सा मतलब क्या है कि S जो है हमारा वो सैंपल, वो क्या है? हमारा सैंपल स्पेस। और A वो किसी भी तरीके से निकल कर आ रहा है सबसेट ऑफ S, तो A को हम क्या कहेंगे? इवेंट कहेंगे। इवेंट का मतलब क्या है? देखिए, अभी तक हमने ये पढ़ा था कि हम एक डाई को रोल कर रहे हैं। डाई को रोल करने की वजह से जो हम इसे डाई को रोल करने को हम क्या कह रहे थे? इसे हम कह रहे थे रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब रैंडम एक्सपेरिमेंट करने के बाद हमारे पास ये 6 आउटकम्स पॉसिबल थे। लेट्स सपोज हमारा एक आउटकम आया 2। हमारा एक आउटकम क्या आया? 2। तो जो ये 2 आउटकम आया है ना, ये एक इवेंट है। ये क्या है? एक इवेंट है। तो आउटकम को रिकॉर्ड करने वाला सेट, उसे हम क्या कहते हैं? इवेंट। उसे हम क्या कहते हैं? इवेंट। तो ए आपका ए सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? एक ही एलिमेंट है। वो कौन सा है? जो आपका आउटकम निकल कर आया। आई होप आपको समझ में आया होगा कि इवेंट भी क्या होता है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है आपका टाइप्स ऑफ इवेंट। अभी तक हमने क्या पढ़ा सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस में, कि सबसे पहले रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है? रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब होता है कोई भी हम एक ऐसा टास्क परफॉर्म कर रहे हैं जिसके हमें आउटकम्स नहीं पता क्या आएगा, जिसका हमें ये नहीं पता कि आउटकम क्या आएगा, उसे हम क्या कहते हैं? रैंडम एक्सपेरिमेंट। उसके बाद हमने पढ़ा सैंपल स्पेस। वो सभी के सभी पॉसिबल आउटकम्स जो रैंडम एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करके आ सकते हैं, उन सभी के सभी पॉसिबल आउटकम्स का अगर हम एक सेट बनाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? सैंपल स्पेस। उसके बाद हमने पढ़ा इवेंट। अगर कोई भी एक आउटकम आता है, उसे हम क्या कहते हैं? इवेंट। उसे हम क्या कहते हैं? इवेंट। और उसे रिकॉर्ड करते हैं, तो हम कौन से सेट से रिकॉर्ड करते हैं? सेट ए से। सैंपल स्पेस को हम किससे डिनोट करते हैं? सेट एस से। आई होप आपको अभी तक इतना सब कुछ समझ आया होगा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है आपका टाइप्स ऑफ इवेंट्स। अब टाइप्स ऑफ इवेंट में सबसे पहला आपका इवेंट कौन सा है? सर्टेन इवेंट। सर्टेन इवेंट क्या कहता है? सर्टेन इवेंट ये इवेंट होता है जिसके होने की प्रोबेबिलिटी 1 है। जिसके होने की प्रोबेबिलिटी 1 है, यानी ये इवेंट तो आएगा ही आएगा। ये इवेंट तो आएगा ही आएगा। फॉर एग्जाम्पल, हमने रोल किया एक डाई को, और मैं आपसे कहता हूं कि मेरा इवेंट ए पता है क्या है? कि जो नंबर आएंगे ना, वो 7 से छोटे होंगे। मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि जो मैंने इवेंट को डिफाइन किया है, वो किस तरीके से डिफाइन किया कि जो नंबर आएंगे वो 7 से छोटे आएंगे। अब ये तो ऑब्वियस सी बात है, अगर हम डाई को रोल करेंगे तो या तो 1 आएगा, या 2 आएगा, या 3 आएगा, या 4 आएगा, या 5 आएगा, या 6 आएगा। तो वो सब कुछ 7 से छोटे हैं। 7 से छोटे हैं का मतलब क्या है? कि ये जो, जब हम इस रैंडम एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करेंगे तो ये इवेंट तो होगा ही होगा। ऐसे इवेंट को हम क्या कहते हैं? सर्टेन इवेंट। जिसके प्रोबेबिलिटी होती है 1 के इक्वल। जिसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 1 के इक्वल। इफ सैंपल पॉइंट्स इन एन इवेंट आर एज सेम एज सैंपल पॉइंट्स इन सैंपल स्पेस ऑफ दैट रैंडम एक्सपेरिमेंट, देन द इवेंट इज कॉल्ड अ सर्टेन इवेंट। इसका मतलब क्या है? कि जो हमारे एलिमेंट्स हैं, किसमें? एक इवेंट में। जो हमारे एलिमेंट्स हैं एक इवेंट में, मैंने इवेंट को क्या डिफाइन किया कि 7 से छोटे आएंगे। 7 से छोटे क्या है? 1, 2, 3, 4, 5, 6। और हमारा सैंपल स्पेस क्या था? अगर हम डाई को रोल करते हैं तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स कौन कौन से हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6। अगर ए इज इक्वल्स टू एस है, तब ये हमारा ए है, उसे हम क्या कहेंगे? देन हम ए को कहेंगे सर्टेन इवेंट। और क्या इस केस में ऐसा था? यस था। तो इसीलिए हमारा जो ये इवेंट था उसे हम कहेंगे सर्टेन इवेंट। नेक्स्ट आपका है इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट एक ऐसा इवेंट होता है जो कभी हो ही नहीं सकता। जो कभी हो ही नहीं सकता। फिर से हम वही एग्जांपल लेते हैं। एस हमारा सेम रहेगा 1, 2,
3 4 5 6। अब मैं इवेंट को डिफाइन कर रहा हूं। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि जो मेरा आउटकम आएगा वो 6 से बड़े होंगे बट 10 से छोटे होंगे। वो 6 से बड़े होंगे बट 10 से छोटे होंगे। तो 6 से बड़ा 7 8 9 बट 10 से छोटा होना चाहिए, तो यानी यही है। अब क्या यहां पर मैं जब भी डाइस को रोल करूंगा, क्या 7 आ सकता है? नहीं आ सकता। क्या 8 आ सकता है? नहीं आ सकता। क्या 9 आ सकता है? नहीं आ सकता। तो यानी जो हमारा सैंपल स्पेस है वो, सॉरी, जो हमारा इवेंट है वो सबसेट ही नहीं है सैंपल स्पेस का। तो उसे इस केस में जो हमारा इवेंट बन जाता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। एन इवेंट विच नेवर अकर्स और विच हैज नो फेवरेबल आउटकम्स इज कॉल्ड एन इम्पॉसिबल इवेंट। यहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए होगी आपकी 0। नेक्स्ट जो आपका इवेंट आता है वो होते हैं दो इवेंट्स, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स का मतलब क्या होता है कि ये दो इवेंट कभी साथ में हो ही नहीं सकते। ये दो इवेंट कभी साथ में हो ही नहीं सकते। उसे हम क्या कहते हैं? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। Events are said to be mutually exclusive if the happening of any of them restricts the happening of others। इसका मतलब अगर एक इवेंट हो जाता है तो दूसरा हो ही नहीं सकता, यानी दोनों इवेंट कभी साथ में हो ही नहीं सकते। It implies if no two or more of them can happen together or simultaneously in same trial। यानी हमने एक ही बार रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या किया? परफॉर्म किया। लेट वही हम सेम एग्जांपल लेते हैं डाइस को रोल करने वाला। मैं इसमें एक बार स्क्रीन ऐड कर देता हूँ। ओके, हमने डाइस को रोल किया। पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। मैं इवेंट ए को डिफाइन कर रहा हूं कि जो मेरा आउटकम आएगा वो एक ऑड नंबर होगा। तो ऑड क्या होते हैं? जो 2 से डिवाइड नहीं होते। 1 3 5। दूसरा मैं कह रहा हूं कि मेरा जो इवेंट बी है हमारा, कि ये एक इवन नंबर होगा, यानी 2 4 6। क्या अगर हमने परफॉर्म किया हमारे रैंडम एक्सपेरिमेंट को, अगर हमारा ए आ गया तो क्या बी आ सकता है? क्योंकि अगर हमने डाइस को रोल किया है, या तो ऑड आएगा या इवन आएगा। अगर ऑड हो गया तो इवन हो ही नहीं सकता। यानी हैपनिंग ऑफ वन रेस्ट्रिक्ट्स द हैपनिंग ऑफ अदर, और ये दोनों कभी साथ साथ हो ही नहीं सकते। इस केस में इसे हम क्या कहेंगे? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट की एक प्रॉपर्टी होती है कि इन दोनों का जो इंटरसेक्शन होता है वो किसके इक्वल्स होता है? वो इक्वल्स होता है फाई के। फाई मतलब क्या होता है? जब भी कोई नल सेट होता है जिसके अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं होता, एक ऐसा सेट जिसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं होता, उसे हम किससे डिनोट करते हैं? फाई से। किससे डिनोट करते हैं? फाई से। तो जब ये दोनों कभी साथ में हो ही नहीं सकते, तो इन दोनों के बीच में कुछ कॉमन ही नहीं है। कुछ कॉमन नहीं है तो यानी इनका इंटरसेक्शन फाई होगा। क्या होगा? फाई। आई होप आपको समझ में आया होगा कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या होते हैं। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ इवेंट्स, जो कि हैं आपके इक्वली लाइकली इवेंट्स। इक्वली लाइकली इवेंट्स का मतलब क्या होता है? जब प्रोबेबिलिटी ऑफ वन इवेंट इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ अनदर इवेंट हो जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? उन इवेंट्स को इक्वली लाइकली इवेंट्स। यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होगी। जैसा प्रीवियस एग्जाम्पल में था, अगर हमारे पास ऑड आएंगे, ऑड के लिए हमारे पास टोटल, चलिए अभी तो हमने प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना सीखा नहीं है, तो ये चीज़ मैं आपको नेक्स्ट सेशन में सिखाऊंगा। बट जब आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल्स होगा किसके? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के, उसे हम क्या कहेंगे? इक्वली लाइकली इवेंट्स। इवेंट्स आर सेट टू बी इक्वली लाइकली इफ दे हैव इक्वल चांस। यहां पर चॉइस की जगह आएगा चांस। इफ दे हैव इक्वल चांस टू अकर, यानी उनकी प्रोबेबिलिटी जो है वो इक्वल है, तब हम क्या कहते हैं? कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, देन ए एंड बी आर इक्वली लाइकली इवेंट्स। नेक्स्ट चीज है आपकी एग्जॉस्टिव इवेंट्स। एग्जॉस्टिव इवेंट्स आपके कौन से इवेंट्स होते हैं? एग्जॉस्टिव इवेंट्स आपके ऐसे इवेंट्स होते हैं कि अगर हम उन दोनों इवेंट्स को यूनियन कर दें, उन दोनों इवेंट्स का हम यूनियन कर दें, तो वो किसके इक्वल्स आएगा? वो इक्वल्स आएगा आपके सैंपल स्पेस के। वो किसके इक्वल्स आएगा? सैंपल स्पेस के। तो इफ ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू एस है, अगर ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू एस है, तब हम क्या कहेंगे? ए और बी एग्जॉस्टिव इवेंट्स हैं। Exhaustive events are those events whose union is equals to sample space of the experiment. Now
वी हैव द लास्ट टाइप ऑफ इवेंट जिसे हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, जिसे हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का सिंपल सा मतलब ये है कि अगर ए हो रहा है, अगर ए हो रहा है तो जो नॉन अकरिंग ऑफ ए होगा उसे हम कहेंगे कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ए। सिंपल सा इसका एग्जांपल क्या है कि ए है हमारे पास, अगर ए अकर हो रहा है उसे हम कहेंगे इवेंट ए, अगर ए अकर नहीं हो रहा है उसे हम कहेंगे कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ए। इसका सिंपल से क्या एग्जांपल क्या है, पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। इफ ए इज एन इवेंट इन सैंपल स्पेस देन नॉन अकरेंस ऑफ इवेंट ए, अगर इवेंट ए नहीं होगा कोई और इवेंट होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ इवेंट ए, उसे हम क्या कहेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ इवेंट ए। इसके लिए हम समझते हैं कि अगर ए है और बी है, अगर ए आपका हो जाता है तो बी नहीं होगा, और अगर बी हो जाता है तो ए नहीं होगा। ये किस केस में हो सकता है, ये सिर्फ उसी केस में हो सकता है जब आपका ए और बी वो क्या हो, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो और साथ साथ में एग्जॉस्टिव हो। साथ साथ में क्या हो, एग्जॉस्टिव हो। क्यों, क्योंकि अगर इनके अलावा एक और सेट भी आ गया सी तो इन दोनों के ना होने पे भी सी हो सकता है। एक बार मैं आपको फिर से सिंपल तरीके से बताता हूँ एक नई स्लाइड ऐड करके, ताकि आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाए। जस्ट अ सेकेंड। हमारे पास एक सेट है ए, अगर सेट नहीं होता, अगर सेट ए परफॉर्म नहीं होता, इवेंट ए परफॉर्म नहीं होता, तो उस जो इवेंट परफॉर्म हो रहा है उसे हम क्या कहेंगे, कॉम्प्लीमेंटरी ऑफ ए। सिमिलरली अगर बी हो जाता है, सॉरी अगर बी नहीं होता, ए हो जाता है तो उसे हम क्या कहेंगे, कॉम्प्लीमेंटरी ऑफ बी। अब देखिए अगर ए और बी के अलावा कोई एक एलिमेंट सी होता तो ए के ना होने पर जरूरी थोड़ी है कि सिर्फ बी इवेंट आ जाता, ए के ना होने पर सी भी आ सकता था, ए के ना होने पर सी भी आ सकता था। तो ऐसे केस में हम बी को कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ए कह ही नहीं सकते थे। इसलिए यहां पर एक कंडीशन लग जाती है कि जो ये दो इवेंट कॉम्प्लीमेंट्री कब कहलाएंगे, कब, जब ये दोनों इवेंट आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो, यानी इनके बीच में कुछ कॉमन ना हो, प्लस एग्जॉस्टिव हो, यानी इन दोनों के अलावा कोई और एलिमेंट होना, सॉरी इन दोनों के अलावा कोई और इवेंट सैंपल स्पेस में पॉसिबल ही ना हो, तब इन दोनों को हम क्या कहते हैं, इन दोनों को हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। आई होप आपको कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट भी समझ आया होगा। एक बार मैं आपको इसे फिर से समझा देता हूं कि अगर कोई दो इवेंट्स आपस में एग्जॉस्टिव भी हैं और साथ ही साथ वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। आई होप आपको टाइप्स ऑफ इवेंट्स भी समझ में आया होगा। एंड इसी के साथ जो हमारा आज का ये सेशन है वो यहीं पे एंड होता है। इसके नेक्स्ट सेशन में हम प्रोबेबिलिटी को स्टार्ट करेंगे। आज हमने सिर्फ वो चीज़ें की जो प्री रिक्विजिट्स थी हमारे प्रोबेबिलिटी को पढ़ने के लिए। आज का ये सेशन प्रोबेबिलिटी का सिर्फ एक बेस बिल्डिंग सेशन था। नेक्स्ट सेशन से हम प्रोबेबिलिटी का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे एंड पूरा धीरे धीरे प्रोबेबिलिटी को अच्छे से कैटर करेंगे। आई होप आपको आज का सेशन समझ में आया होगा। इफ यस देन प्लीज प्रेस द लाइक बटन, hit the subscribe button and comment down your reviews. Thank you so much everyone.